नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में महिला सुपरवाइज़र की भर्ती इस साल 2024 में सितंबर में आने की संभावना है, जिसकी स्टडी हमने अभी से करना स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो थे उनका डिस्कशन कर रही हूँ विद सॉल्यूशन। तो ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें मैं 25 मार्च 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका पूरा डिस्कशन करूँगी। ओके, तो ये इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, उसके 45 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी डाउट्स हो या फिर आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। ओके, तो एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं इसमें आप लोगों के लिए कंप्लीट थ्योरी बैच भी स्टार्ट कर चुका है, जो कि जिसके कम से कम 15 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग ने अभी तक अगर उसे नहीं देखा तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जेनेटिक डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू, अनुवांशिक रोग किससे संबंधित होता है? पहला है हीमोफीलिया, हाइपरटेंशन, फाइब्रोसिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं? अनुवांशिक रोग मतलब कि जो जन्म से जेनेटिक रोग होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो हाइपरटेंशन तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हाइपरटेंशन तो इसका ऑप्शन होगा ही नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं थे, अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो ये भी कट हो गया। अब ये दोनों की बात करते हैं। तो हीमोफ्लोबिया, आपको पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, मतलब जो हम खून को क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और फाइब्रोसिस, ये तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं लग रहा है। तो अगर ब्लड से कोई चीज़ आ रही है, अनुवांशिक रोग मतलब कि ब्लड से कोई चीज़ आ रही है जो आपके जेनेटिक से आ रही है, तो हमें अगर इसका आंसर नहीं भी पता है तो हम ये चीज़ कॉमन सेंस लगा के हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हीमोफीलिया। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्सो हीमोफीलिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स इज रिलेटेड टू, एड्स किससे संबंधित है? एड्स जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है डिजीज़, थर्ड है जेनेटिक डिजीज़, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या एड्स जो है वो जेनेटिक डिजीज़ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, जन्म से थोड़ी ना आती है ये डिजीज़। तो ये ऑप्शन कट हो गया। अगर ये ऑप्शन कट हो गया तो ये भी कट हो गया। अब ये बीमारी है कि बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया है कि बैक्टीरिया जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन ये बीमारी होती है, मतलब ये डिजीज़ है। एड्स बीमारी के बारे में बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि एड्स क्या होती है? एक बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिजीज़। देखते हैं हम करेक्ट ऑप्शन। यस, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा इसमें? डिजीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैव IQ, मतलब कि बुद्धिमान बच्चों का IQ कितना होता है? बुद्धिलाब्धि कितनी होती है? 120 IQ होता है, या फिर 125 होता है, 130 होता है, कि 140 होता है? अब बोला ही गया है कि गिफ्टेड बच्चे हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा हाई उनमें क्या होता होगा? IQ होता होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऐसे ही समझ में आ रहा है हमको, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या? 140 IQ। देखते करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो यस, दिस इज ऑल्सो राइट, 140 IQ। फुल क्या होता है? गॉड गिफ्टेड बच्चों का जो IQ होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका IQ होता है 140। आपने ये B.Ed में भी ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ WHO। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाई दिया है आप लोगों को। फुल फॉर्म्स मतलब संस्थाएं मैंने आप लोगों को पढ़ा है, बाल विकास की संस्थाएं, तो आप देख सकते हैं लेक्चर। तो फुल फॉर्म ऑफ WHO, इसका तो सबको पता है। हम चाइल्ड केयर की बात कर रहे हैं, मतलब हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो होल तो होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे होल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो ये भी कट गया। वाइड क्या होता है? वाइड मतलब विस्तार तो इस चीज़ का हम कर ही नहीं है। ये क्या है? एक वर्ल्ड के लिए चलाई जा रही हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। लेट्स सी, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज किंडरगार्टन टीचिंग मटेरियल? किंडरगार्टन टीचिंग पद्धति क्या है? आई होप कि आपके बच्चे जाते हों किंडरगार्टन में, तो आपको पता होगा कि किंडरगार्टन क्या होता है। पहले नहीं था, ये सारी चीज़ें अभी आई है ना। तो फर्स्ट है उपहार है,
सेकंड है मदर प्ले है, मातर प्ले है, थर्ड है गिफ्ट और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। मतलब कि हाँ ये एक गिफ्ट ही समझ लो, ये मात्र खेल ही समझ लो, ये गीत ही समझ लो। मतलब कि किंडरगार्टन पद्धति में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो ये सारी चीज़ें आती है उपरोक्त में से सभी। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखो किंडरगार्टन में बच्चा जाने के बाद में वो गिफ्ट भी, उसे गिफ्ट भी देना पड़ता है, उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना पड़ता है जिसमें वो अपनी मदर को फील कर सके, है ना। वहाँ पे हम उसे सॉन्ग्स भी सिखाते हैं, वहाँ पे प्लेइंग भी करवाते हैं। मतलब कि हर टाइप के वहाँ पे कुछ ना चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों को अपना, जिससे जिससे वो अपना फील कर सके, वो चीज़ वहाँ पे कराई जाती है। तो उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन कौन सी। सृजनात्मकता की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोसेस, सेकंड है लक्ष्य निर्देशित, थर्ड है सृजन, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है। क्रिएटिविटी की विशेषताएं क्या होती है। देखो क्रिएटिविटी की अगर विशेषताओं की बात करूँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी हो सकता है, देखते हैं अभी। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं होंगे, आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, तो कैसे हो जाएगा, है ना। आप क्रिएटिविटी कैसे कर पाएंगे, उसकी विशेषताएं में नहीं आएगा। गोल डायरेक्टेड, यस बिल्कुल गोल डायरेक्टेड भी होता है ये चीज़ें। अगर आपके पास में गोल ही नहीं होगा किसी चीज़ को करने के लिए, आपके पास में अभी हम यहाँ पे है क्यों है, क्योंकि हमें महिला परिवीक्षक बनना है ना, बनना है, इसलिए हम अभी इस क्लास को ले रहे हैं, इस लेक्चर को अटेंड करें। अगर हमारे पास में गोल ही नहीं होता तो हम ये काम करते क्या, नहीं करते। जिसे नहीं पढ़ना है वो नहीं देख रहे लेक्चर्स, और जिसे अभी तक के होश नहीं आए वो भी नहीं देख रहे होंगे लेक्चर्स। वो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, जो एग्ज़ाम शेड्यूल सर्कुलेट हो रहा है, वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक है और एग्ज़ाम सितंबर में होने के 80% चांसेस है। ओके, तो एंड प्रोसेस, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस भी फॉलो होगी, है ना। आप कहीं ना कहीं से आप मोटिवेट भी होंगे उस चीज़ के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि ये चारों चीज़ें इसमें आती है। तो देखते हैं, यस ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द हाइपर एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्पेशल चिल्ड्रन। अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्तव्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है। मतलब कि कौन सा ऐसा बालक है जो कि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है और अति क्रियाशीलता हो जाता है, मतलब कि हाइपर एक्टिविटी होती है उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लर्निंग डिसेबल। मतलब कि जो सीखने में जो बच्चा डिसेबल होता है वही उसमें क्या हो जाती है, अस्त व्यस्तता आ जाती है। बैकवर्ड बच्चों की कैटेगरी में ये नहीं आते। बैकवर्ड बच्चे वो होते हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं, जिन्हें कुछ भी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। गिफ्टेड चिल्ड्रन तो मैंने आपको बता दिया, जिनका 140 IQ होता है वो तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन्हें हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान होते हैं। अपराधी बच्चे जो होते हैं उनकी तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा अपराध कर रहा है तो उसे सीखने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लीजिए आपका आ गया क्वेश्चन। ये वाला लेक्चर जो है मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। हु गिव्स इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी किसने दिया था, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था। कोहलर ने दिया था, लेविन ने दिया था, हरलॉक ने दिया था या स्किनर ने दिया था। यस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोहलर। कोहलर ने क्या दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि एट अ टाइम जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोई घटना घट गई तो वैसे ही थ्योरी पे हर चीज़ें होती रहेगी, वैसे ही सॉल्यूशन को आप हर जगह अप्लाई करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन न्यू बॉर्न बेबी। नवजात शिशु में रक्त जमने का मुख्य तत्व कौन सा होता है। विटामिन ए होता है, तो इस प्रोटीन होता है, विटामिन होती है, एनर्जी होती है। तो प्रोटीन एंड एनर्जी से तो इसका कोई फ़र्क ही नहीं है। विटामिन ए या फिर विटामिन के में से कोई आंसर होगा। तो विटामिन ए की डिसेबिलिटी से भी बिल्कुल ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। विटामिन के की कमी से ही क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, भाषा सीखने से क्या मतलब होता है ना। सीखने से भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनमें से बताना है आपको क्या होता है। अनुकरण,
खेल, कहानी सुनना, उपरोक्त में से सभी। तो क्या आप इसका आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर बहुत ही इजी है, आपने नहीं भी पढ़ा तो आप बता सकते हैं। बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, इमिटेशन। जब तक कि बच्चा अनुकरण नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अगर उसके सामने बोल रहा है, अगर उसको वो ध्यानपूर्वक देखेगा नहीं तो वो कैसे सीखेगा, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा ना। खेल खेल में भी बच्चा सीखता है ना। जैसे जैसे उसमें एक्टिविटीज़ होती जाएंगी, जैसे जैसे वो लोगों के साथ में सर्कुलेट होगा, मतलब कि इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा। इससे भी वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाएगा। कहानी सुनने से भी वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाएगा। तो मतलब कि जो व्यक्ति अच्छे से किसी व्यक्ति को सुन पा रहा है, कोई बच्चा अगर किसी व्यक्ति को, बच्चे या व्यक्ति की बात करें, किसी को अगर अच्छे से सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो क्या कर पाता है, अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ अबव। मतलब कि ये चारों की वजह से ही बच्चा क्या कर पाएगा, अपना लैंग्वेज को डेवलप कर पाएगा। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज द राइट ऑप्शन नंबर 4। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने बिना पढ़े ही ऑप्शंस को करेक्ट चूज़ कर पाया। अभी तक हमने इतना नहीं पढ़ा है, फिर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम पहले से ही जानते हैं। तो मेन होता है कि हम ऑप्शंस को कैसे चूज़ कर पाएँ, है ना। जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा, तो उसमें आप ऑप्शन छाँटने का कार्य कीजिए, है ना। अगर आप ऑप्शन छाँट लेते हैं तो आपके पास में लास्ट में 2 ऑप्शंस बचेंगे। 2% चांसेस होते हैं कि आपका आंसर राइट और रॉन्ग हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड हैविंग एबनॉर्मल क्वालिटीज आर कॉल्ड। असामान्य गुण वाले बालक को क्या कहते हैं। ओके, जिस बच्चे का गुण असामान्य होता है, नॉर्मल से अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं, या फिर असामान्य बालक कहते हैं, सामान्य बालक कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में एबनॉर्मल दिया हुआ है, ओके, तो आप एबनॉर्मल देख के आप एबनॉर्मल को ही टिक कर देंगे, बट ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, जब एबनॉर्मल क्वालिटीज़ बोल रहा है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वालिटीज़ की बात करी हुई है। उसमें क्या है, एबनॉर्मल क्वालिटीज़ है। क्वालिटीज़ है मतलब कि अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, इसका मतलब यही है कि वो एक विशिष्ट बालक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विशिष्ट बालक। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहते हैं। देखो, जैसे जैसे अनुभव होगा, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे क्लासेस में आप जाएंगे, तो आपको क्या होगा, अनुभव मिलते जाएगा। आप सीख रहे हैं, कुछ चीज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। अभी भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब कि आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ सीखने के लिए, कोई आपका मोटिव हो, उसके लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अब जब आप सीख रहे हैं तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो क्या आप लर्निंग कर रहे हैं, क्या आप संज्ञानात्मक विकास हो रहा है आपके इसमें, सृजनात्मक विकास हो रहा है कि मानसिक विकास हो रहा है। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए कि आपके अंदर कौन सा विकास होगा, एक मनुष्य के अंदर कौन सा विकास होगा। तो बताइए आपके अंदर कौन सा विकास हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आंसर नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के में बाधक तत्व कौन से हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो जो हमें सोशल होने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। तो सामाजिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, पहला फैक्टर बोल रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, सेकेंड है असुरक्षा, तीसरा है अनुशासन, एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो बाधक तत्वों की बात कर रहा है, व्हाट इज़ द अफेक्टिंग फैक्टर, मतलब कि क्या क्या हमको सोशलाइज होने पे अफेक्ट करती है। माता पिता का व्यवहार, हाँ बिल्कुल, माता पिता का कभी कभी व्यवहार जो होता है, कुछ पेरेंट्स तो अच्छे होते हैं जो कि अपने बच्चों को मतलब सोशल होने के लिए कभी भी रोक टोक नहीं करते, लेकिन कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो समाज से डरते हैं, है ना। तो वो जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इनसिक्योर, बिल्कुल सही बात है कि मतलब असुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बच्चों को क्या हम सोशल होने से रोक रहे हैं अभी, क्योंकि जो भी अप्रिय घटनाएं घटती है उसके कारण ये चीज़ होती है। तीसरा अनुशासन, अनुशासन में रहने अपना भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर चीज़ क्या होती है, अनुशासन में होती है, और अनुशासन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऐसी मेंटलिटी है कि मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा सामाजिक है वो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है। तो मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पूरे जो अफेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, सोशल होने को। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय, डेवलपमेंट किससे अफेक्टेड होता है, विकास किससे प्रभावित होता है। ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं विकास के सिद्धांत में। तो पहला है अभिभावक से, दूसरा है समाज से, वंशानुक्रम से, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण से। देखिए डेवलपमेंट कभी भी माता पिता से या पेरेंट्स से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता है, समाज से प्रभावित हो सकता है, वंशानुक्रम से भी हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 एनवायरनमेंट या फिर सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जर्मिनल पीरियड इज रिलेटेड टू, मतलब कि बीजा अवस्था किस अवस्था से संबंधित होती है, डिम्ब अवस्था, पिंड अवस्था, गर्भस्थान शिशु अवस्था, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, बीजा अवस्था की बात कर रहा है वो, जर्मिनल पीरियड की बात कर रहा है, तो ये जो है ये वाला पीरियड एम्बार्गो पीरियड से रिलेटेड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन उस समय क्या हो गया था, कैंसिल भी हो गया था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है ना। वंशानुक्रम को कौन क्या प्रभावित करता है, फिजिकल क्वांटिटी, शारीरिक लक्षण, सोशल क्वांटिटी, सामाजिक स्टेटस, कैरेक्टर, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें पूछ रहा है कि आपके क्या पूछ रहा है, आपको हेरिडिटी को कौन इफेक्ट कर रहा है। तो हेरिडिटी को समाज इफेक्ट नहीं कर पाता है, इन्वायरमेंट भी इफेक्ट नहीं कर पाता है, फिजिकल जो क्वांटिटीज है यही इफेक्ट कर पाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कंट्रोल ऑफ अंडर वेट चिल्ड्रन इज एम ऑफ विच स्कीम, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है। फर्स्ट योजना है जननी सुरक्षा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, बाल शक्ति योजना और उपरोक्त सभी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी योजना का, तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी योजना का उद्देश्य होगा, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना मतलब कि यहाँ पे जननी या माता के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, तो मतलब कि ग्रामों में स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है ये। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये 3 ऑप्शंस तो कट हो गए। थर्ड है बाल शक्ति योजना, मतलब कि ये बालक से रिलेटेड है, इसीलिए कुपोषण को नियंत्रण करने वाली योजना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, वी कैन चेक। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, बाल शक्ति योजना जो है कुपोषण को नियंत्रण करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो साइकोड्रामा इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, मनो अभियान का उपयोग ब्लैंक अपराध के लिए किया जाता है। मतलब कि मनो अभियान का उपयोग कौन से अपराध के लिए किया जाता है, असामान्य बालक, बाल अपराध, समस्यात्मक बालक, या फिर मंदबुद्धि बालक। देखिए मंदबुद्धि बालक अगर कोई है तो वो अपराधी हो जरूरी नहीं है ना। बाल अपराध के विषय में बात कर रहे हैं, किसी अपराध के विषय में बात करें, मतलब कि यहाँ पे बाल अपराध आ जाएगा। डिलिक्वेंसी इज द राइट आंसर। ओके, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय कौन से हैं। मूलभूत संप्रत्यय कौन से, मतलब कि बाल विकास के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि के बीच अंतर। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नियम, ऑल ऑफ अबव। मतलब कि मूलभूत संप्रत्यय कौन से हैं ये आपको मैंने पढ़ाया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ाया है, डिफरेंस बिटवीन वृद्धि और विकास के बीच में अंतर क्या होता है ये भी बताया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बालक के विकास के मूलभूत संप्रत्यय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव इज द राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, ऑप्शन नंबर लास्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है। कोलेस्ट्रम इज रिलेटेड टू मदर मिल्क, माता का मिल्क, टीन मिल्क, डिब्बा का मिल्क, आर्टिफिशियल मिल्क, कृत्रिम मिल्क, नन ऑफ दिस। मतलब कि जो कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं, माता के दूध को कहते हैं, डब्बे के दूध को कहते हैं, फिर आर्टिफिशियल मिल्क को कहते हैं, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोलेस्ट्रम जो है वो माता के दूध को कहते हैं। तो ये बाय होम स्टडी
ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्टेड, मतलब किसने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है जीन पियाजे, सेकंड है कोहलबर्ग, फ्रायर, थर्ड है कोहलबर्ग, उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किन्होंने ज्ञानात्मक थ्योरी का अध्ययन करना स्टार्ट किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या किया था, कॉग्निटिव थ्योरी का अध्ययन करना स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। तो यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो कैंसिल हो गया था। क्यों हुआ था आई डोंट नो, बट अगर इस टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका यहाँ से करेक्ट आंसर देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन डिड पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड, कब पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1999, सेकेंड ऑप्शन इज 10 नवंबर 1980, थर्ड ऑप्शन 3 जनवरी 1998 एंड फोर्थ ऑप्शन 10 अप्रैल 1997। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 2 अक्टूबर 1999 में पल्स पोलियो अभियान का शुरुआत की गई थी। आपको याद भी होगा कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि अमंग दीज विच आर लेग स्किल, मतलब जो आपको नीचे एक्टिविटीज़ दी हुई है, स्किल्स दी हुई है, इसमें कौन सी पैरों की कौशल है, पैरों की स्किल है, लेग स्किल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रनिंग। यस, बिल्कुल, रनिंग जो है वो बिना पैरों के हम रनिंग नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो क्लाइंबिंग, मतलब सीढ़ी चढ़ना। थर्ड ऑप्शन है जंपिंग, कूदना। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ एबो। तो यस, ऑल ऑफ एबो इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चढ़ना हो गया, दौड़ना, कूदना, ये सारे काम हम बिना पैरों से नहीं कर पाते हैं, ये लेग की स्किल्स होती है, ओके, पैरों की स्किल्स होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है विच इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मतलब कि किसी भी एक बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा, सेकंड ऑप्शन है पुरस्कार, थर्ड है प्रशंसा, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो अगर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं कि मतलब उसको प्रभावित, अगर उसकी स्टडी को हम प्रभावित करना चाहते हैं, उसे पुश करना चाहते हैं, उसे पढ़ाई के लिए पुश करना चाहते हैं, तो इन चारों ऑप्शंस, ये जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उसे रिवॉर्ड दे सकते हैं, उसे उसकी प्रशंसा करके क्या कर सकते हैं, बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये भी क्वेश्चन कैंसिल हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है जो योजनाओं वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा कैंसिल हुए हैं। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देख लिए जो कि योजना वाला था, स्टार्टेड वाला क्वेश्चन था जो कि कैंसिल हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। व्हेन जननी सुरक्षा योजना स्टार्टेड, कब जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की थी, 2011 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को जो महिलाएं पुरानी हैं उनको ये इसका आंसर पता होगा, जो पहले से प्रिपेयर कर रही हैं। हम तो मोदी जी के आने के बाद की बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होना चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 2011 में क्या हुआ था, जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि विच इज़ द स्पेशल टेक्निक फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन एजुकेशन, अंधे बालकों को शिक्षित करने के लिए विशिष्ट तरीका कौन सा है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इससे कौन सा एजुकेशन है जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए अच्छा होता है। तो फर्स्ट है साइन। देखिए, अगर आप साइन बना दे रहे हैं तो क्या वो बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो जब देख ही नहीं पा रहे तो साइन को कैसे देखेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट्स हो जाएगा। ब्रेन लिपि हो सकता है, ब्रेन लिपि। स्पर्श, टच वाला भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि टच करने पर उसे वो समझ में नहीं आ पाएगा कि क्या दिया हुआ है। अगर 2 ऑप्शन कट हो रहे तो उपरोक्त में से कोई नहीं भी कट हो जाएगा, मतलब कि ब्रेन लिपि जो है वो बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ब्रेन लिपि इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूछा गया है प्रॉब्लम चिल्ड्रन इज, समस्या बालक है, समस्या बालक कैसे होते हैं। हु स्टील्स, मतलब जो चोरी करते हैं। हु लायर्स, हु डिसओबे पेरेंट्स,
मतलब जो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस होते हैं वो कैसे होते हैं ये बोल रहा है, जो कि चोरी करते हैं या फिर जो झूठ बोलते हैं, जो माता पिता का कहना नहीं मानते। मतलब हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों अगर जिन जिन बच्चों के अंदर ये तीनों आदतें हैं तो मतलब वो बच्चे समस्या वाले बच्चे होंगे, प्रॉब्लम चाइल्ड होगा, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होंगे, बिकॉज दे डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ पेरेंट्स। ये जो बच्चे होते हैं ये पेरेंट्स का कहना बिल्कुल नहीं मानते। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, हु इज़ फाउंडर ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? मदर टेरेसा है, मैकमिलन बहन है, गांधी जी या बंडूरा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैकमिलन बहन। जो बहन जी थी हमारी, सिस्टर जो थी, उन्होंने क्या करा था, प्री स्कूल एजुकेशन को स्टार्ट किया था। तो आप याद रखेंगे कि प्री स्कूल एजुकेशन की फाउंडर कौन है? MC मैकमिलन बहन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नियोनेट, मतलब कि नवजात शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नियोनेट का मीनिंग होता है NEO। जो नियो जो है ये एक रूट वर्ड होता है, तो इसका मीनिंग ये होता है नया। ओके, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा नया, न्यू। जैसे कि आपने नॉवेल्टी सुना होगा, नॉवेल्टी सुना है ना, नॉवेल्टी, नियोनिक, इस टाइप से जो वर्ड होते हैं ये इसका मीनिंग ही होता है नया। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन पूछा है एज ऑफ नियोनेट इज, मतलब कि नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? तो नवजात शिशु की आयु कितनी होगी? 10 दिन, 20 दिन। एंड आगे ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है 35 डेज एंड 45 डेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 डेज, मतलब कि 10 दिन का जो बच्चा है वो नियोनेट चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आएगा, नवजात शिशु की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूछा गया है कि स्पेशल एजुकेटर एंड स्कूल आर चिल्ड्रंस, विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल ब्लैंक बालकों के लिए होती है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा विशेष शिक्षा होती है वो किन बच्चों के लिए होती है? नॉर्मल, मतलब कि सामान्य बालक के लिए, विशिष्ट बालक के लिए, स्कूल बालक के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है ये विशिष्ट बालक के लिए होगी। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, ये किसके लिए हो जाएगी? विशिष्ट बालक के लिए होगी, क्योंकि ये एक स्पेशल स्कूल और स्पेशल एजुकेटर की इनमें ज़रूरत होती है। क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका IQ जो होता है वो कितना होता है? 140 IQ होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, जिसमें पूछा गया है कि पर्सनालिटी रिलेटेड टू, व्यक्तित्व संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? व्यक्तित्व जो शारीरिक संबंध होता है, शरीर से संबंध होता है, या फिर मोटर स्किल्स होता है, पर्सोना, या फिर इमोशन से? व्यक्तित्व का संबंध, पर्सनालिटी का संबंध किससे होता है? तो पर्सनालिटी का संबंध होता है पर्सोना से। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूछा गया है, वेयर इज द चेतना सेंटर स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन इज सिचुएटेड, कहाँ पे चेतना सेंटर स्कूल स्पेशल बच्चों के लिए मतलब कि सिचुएटेड है? मतलब चेतना केंद्र विद्यालय शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये कहाँ पे स्थित है बोल रहा है, ऑप्शन दिए है। क्वेश्चन नंबर 1 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 इज द भोपाल, ऑप्शन नंबर 3 इज द लखनऊ, एंड 4th वन इज द बॉम्बे। तो विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द लखनऊ। ओके, तो दिल्ली, लखनऊ जो है, लखनऊ इज़ द राइट आंसर। चेतना सेंट्रल स्कूल इज सिचुएटेड इन लखनऊ। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ईयर वाले क्वेश्चन से या फिर फैक्चुअल जो डेटा वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन अभी तक लगभग 3 क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल बताया है। तो हो सकता है कि उस समय सिलेबस में नहीं बताया रहा होगा कि ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में उन्होंने दे दिया था। तो आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा डेवलपमेंट टेक प्लेस इन विच वीक, गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है? ओके, तो गर्भावस्था के टाइम जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो ये कौन से सप्ताह में, कौन से वीक में प्रारंभ हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वीक। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आंसर क्या है, 6 वीक। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है क्राफ्ट एजुकेशन
बी गिवन टू, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। कॉमन चाइल्ड को, एक सामान्य बच्चे को, बैकवर्ड चाइल्ड को, मंदबुद्धि बच्चे को, या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन को। तो स्वाभाविक सी बात है, जो सामान्य बच्चा है वो तो करेगा ही करेगा, है ना, जो क्राफ्ट का एजुकेशन है वो करेगा ही। लेकिन जो बैकवर्ड बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि जब ये अपने चीज़ों से रिलेटेड ही चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने बुक से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्राफ्ट एजुकेशन बी गिवन टू, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसे हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए? कॉमन बालक को, कॉमन चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड, रिटारगेट चाइल्ड, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड इसलिए होगा क्योंकि जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं, जिन्हें एजुकेशन में, पढ़ाई में, राइटिंग में, लर्निंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उन्हें दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट जगाने के लिए, इंटरेस्ट करने के लिए इसका क्या करना पड़ता है, हमें शिक्षा या फिर एजुकेशन देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। लेट्स सी, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ड्रेसिंग आर स्किल ऑफ, स्वयं खाना, स्वयं पहचाना कौन सा स्किल होता है? ओके, तो ये कौन सा स्किल होता है ये आपको बताना है। पैरों का क्वेश्चन मतलब लेग स्किल, हैंड स्किल, अदर स्किल, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको ये बताना है सेल्फ फीडिंग मतलब खुद से हम खा पा रहे हैं, खुद से हम तैयार हो पा रहे हैं, ड्रेसिंग कर पा रहे हैं अपनी, तो ये कौन सा स्किल है? क्या हम ये सारी चीज़ें पैर से करते हैं, लेग से करते नहीं, है ना? तो ये ऑप्शन कट हो गया। अगर ये ऑप्शन कट हो गया तो ऑल ऑफ अबव भी कट हो गया। अब बात करते हैं हैंड स्किल या फिर अदर स्किल। क्या हैंड स्किल हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम हाथ से ही तो अपना खाना खाते हैं। हम जो तैयार होते हैं, हम जो ड्रेसिंग करते हैं, ये सब अपने हैंड के द्वारा करते हैं। बिना हैंड के कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड स्किल, हस्त कौशल। अदर स्किल्स ये भी कट हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं क्या विच आंसर इज राइट। सो द आंसर नंबर सेकेंड इज द right. Then we talk about question number 37. In this question number 37 we ask earlier childhood child learn through blank, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक कैसे सीखता है? अनुकरण करके, सूझ के सिद्धांत से, संबंध, प्रत्यावर्तन से। ओके, मतलब जब बच्चा अर्लियर चाइल्डहुड में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो होता है, तो बच्चा कैसे सीखता है? तो देखते हैं कैसे सीखता है बच्चा। फोर्थ ऑप्शन इज द प्रेरक। तो राइट आंसर इज इनसाइड थ्योरी। ठीक है, मतलब कि सूझ के सिद्धांत से सीखता है वो। प्रारंभिक जब बाल्यावस्था में होता है बच्चा, तो अपने आजू बाजू जो चीज़ें होती रहती है, जैसे फ़ैन घूम रहा है, आप उसके साथ आजू बाजू अगर कुछ वर्क कर रहे हो तो आपको देखना स्टार्ट करता है, वो पंखा कैसे घूम रहा है इस चीज़ को देखना स्टार्ट करता है, उसके टॉयज बजते तो कैसे बजते, ये सारी चीज़ें वो सीखता है किसमें? बाल्यावस्था में। ठीक है, और यही सूझ का सिद्धांत भी कहलाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का विषय क्षेत्र क्या है? फर्स्ट है स्टडी ऑफ थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर लास्ट है उपरोक्त सभी। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। व्हाई ऑल ऑफ अबव? क्यों सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे? तो आपको इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ। बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि उसके स्कोप कौन से चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो थ्योरी की स्टडी करना भी ज़रूरी होता है, मतलब जब हम थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइप से होना चाहिए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट होना चाहिए, वेरिएट एस्पेक्ट होना चाहिए, और फिर उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि ये तीनों चारों जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों के विकास क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। द क्वेश्चन नंबर 39 इज द रिटार्डेड चाइल्ड लर्न, मंद बालक से सीखता है, खालिस्तान से सीखता है, विलंब से, तेजी से, तार्किक से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है, नाम ही मंद है, मतलब कि बच्चा क्या करेगा? स्लोली सीखेगा, तेजी से, विलंब से ही वो चीज़ों को सीख पाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ इन्फेंसी स्टेज। नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? जब बच्चा न्यूली बॉर्न होता है तो उसकी अवधि कितनी होती है? ये वाला क्वेश्चन उस टाइम पे क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 वीक, 2 सप्ताह, 6 सप्ताह, 5 सप्ताह या फिर 8 सप्ताह। तो इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा, जब बच्चे नवजात बच्चे की या फिर इन्फेंसी स्टेज की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा जो वीक होगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 2 वीक्स। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की विशेषताएं कौन कौन सी है? विकास कैसा होता है? फर्स्ट है दिशात्मक होता है, सेकेंड है प्रगतिशील श्रृंखला होती है, क्रमबद्ध होता है, उपरोक्त सभी। तो यस, विकास जो होता है वो कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है, प्रोग्रेसिव सीरीज में होता है, ऑर्डरली होता है। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन DWCRA प्रोग्राम एट नेशनल लेवल फॉर स्पेशल चाइल्ड एंड केयर वुमेन केयर, क्या DWCRA विशिष्ट बालक एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चलाया का कार्यक्रम है? सही है या गलत है, या आपको को बताना है, या फिर आंशिक सत्य या आंशिक असत्य है? तो इसका राइट आंसर कोई मुझे बता सकता है? सो द राइट आंसर विल बी राइट। जो DWCRA ये एक प्रोग्राम है जो कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट बोन्स ऑफ न्यू नेट, मतलब कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 206, 270, 350, 205। तो आप मुझे कितनी हड्डियां होती है? 270 हड्डियां होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा ग्रॉस मूवमेंट एंड फाइन मोटर स्किल्स रिलेटेड टू स्थूल गतिविधियां एवं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट का फाइन एक्टिविटीज़ करने से बिल्कुल भी रिलेशन कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में सामाजिक गतिविधियों का, सामाजिक इमोशंस का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में शरीर से रिलेटेड लंबाई, ऊंचाई, मोटापा, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। मोटर स्किल में ही इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, मतलब वो छोटे से लेके बड़े से बड़े तक का वर्क कर पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक विकास। वो क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। सो वी टॉक अबाउट लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 45, नेसेसरी फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज सेंटिमेशन, सेकेंड इज द मेडिटेशन, थर्ड इज द इमेजिनेशन एंड फोर्थ वाज इज द ऑल ऑफ एबव। मतलब कि नेसेसरी फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि सृजनात्मक विकास, वो चीज़ों को कैसे सोच सकता है, उसके विकास के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा? तो बिल्कुल सही बात है, वो उसमें अगर सोचने की समझ हमको पैदा करना है बच्चे में तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? उसमें सेंटीमेंट जागृत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसमें क्या होना चाहिए? चिंतन जागृत होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? कल्पना आना चाहिए, मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति आना चाहिए। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। ओके, ये जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लेट्स सी, यस द फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हम चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने जो एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस होते हैं 45, पूरे 45 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो एंड करते हैं हम अपना सेशन यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ में। आप बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आपके लिए इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट भी कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।